हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू AVM स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की NCERT बुक का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और आज इस एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर के हर एक एग्जाम्पल को करेंगे, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को करेंगे, वो भी बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं जो आगे एक्सरसाइज 2.1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उनकी डिग्री क्या होती है। ठीक, तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है p of x इज इक्वल टू 4x प्लस 2। यहां पर p of x का मतलब है हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है इन x, यानी कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो है x। इसका मतलब होता है p of x। ठीक, यानी पॉलिनोमियल इन x या पॉलिनोमियल ऑफ x। उसके बाद ये जो 4x प्लस 2 लिखा है ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसमें ये x जो है वो हमारा वेरिएबल है। अब कुछ चीजें तो तुम्हें पता होंगी ना ऑब्वियसली कि x जो है ये हमारा एक वेरिएबल है और x का कोएफिशिएंट 4 है। अगर मैं कहता हूं किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट, मतलब उस वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट है। अगर मैं कहूं इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है तो वो है 4। ठीक, और ये 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता। ठीक, तो ये है हमारा एक पॉलिनोमियल इन x। और डिग्री क्या होती है? देखो, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है ना, जैसे यहां पे x वेरिएबल यूज हो रहा है, तो x की जो सबसे बड़े वाली पावर होती है वो डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की। तो यहां पर x की पावर में जब कुछ भी ना लिखा हो, इसका मतलब यहां पे होता है 1, क्योंकि मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो इसलिए x की पावर में अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1, और यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हो गई 1। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की जो पावर होती है सबसे बड़े वाली, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। और पॉलिनोमियल क्या होता है वो तो मैंने बता दिया, ये पॉलिनोमियल की शक्ल होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल पता चल गया, उसकी डिग्री पता चल गई, तो पहली चीज तो डन हो गई। अब यहां पर जो चीजें मैंने तुम्हें बताई वही यहां पे लिखी भी हुई है कि ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में, और वो वेरिएबल है x, और इसकी जो डिग्री है वो है 1। वही चीज लिखी हुई है। और हां, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखना, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1 उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। और हर एक तरह के पॉलिनोमियल की कोई जनरल फॉर्म होती है, कोई ना कोई जनरल फॉर्म जरूर होती है। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, यहां पर बॉक्स इस पे नहीं आएगा, बॉक्स आएगा यहां तक। ठीक है, तो जनरल फॉर्म जो लीनियर पॉलिनोमियल की होती है वो होती है p of x इज इक्वल टू ax प्लस b की शक्ल में। यहां पर a और b कोई भी नंबर्स हैं, जैसे यहां पर x तो x ही रहेगा, यानी कि x के वेरिएबल में a की जगह यहां पे 4 है, b की जगह यहां पे 2 है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल था और इसकी जनरल फॉर्म ये लिखी जाती है, यानी a और b की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। अदरवाइज जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इसी शक्ल में लिखे जाते हैं। और हां, एक चीज और याद रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो सबसे बड़ी पावर वाला x या बड़ी पावर वाला वेरिएबल होता है ना, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यानी यहां पर सबसे बड़ी पावर वाला x यही है, इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर एक ही बार x आ रहा है ये वाला, और इसकी पावर है 1, तो ये है सबसे बड़ी पावर वाला या सबसे बड़ी डिग्री वाला, मैं कहूं तो डिग्री वाला x। और इसके साथ का जो कोएफिशिएंट है वो है a, तो ये a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर भी a की जगह पे 4 था, यहां पर तुम 0 मल्टीप्लाई बाय x नहीं लिख सकते, ये रूल है। उसके बाद तो हमने पहली एग्जांपल देख ली। अब एक और पॉलिनोमियल की एग्जांपल यहां तुम्हारे सामने लिखी हुई है। अब ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो है p
इन y या p ऑफ y, यानी यहां पर जो पॉलिनोमियल है वो y वेरिएबल में लिखा गया है, x में नहीं। बस जहां जैसे यहां पर x के टर्म में पूरा पॉलिनोमियल था, यहां y के टर्म में है। अब यहां पर तुम एक चीज नोटिस करो कि ये पॉलिनोमियल है 2y स्क्वायर, स्क्वायर मतलब y की पावर 2 माइनस 3y प्लस 4। अब यहां पर इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? 1 है? नहीं, क्योंकि यहां पर y 2 बार आ रहा है और दोनों y में से बड़ी पावर वाला y ये है जिसके सर पे है 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई? 2। क्योंकि मैंने कहा था ना, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की वो होती है जो उसके वेरिएबल की सबसे बड़ी वाली पावर हो। तो सबसे बड़ी वाली पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। और ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन सा वाला? y में। ठीक है, तो ये है हमारा पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल है y, और इसकी जो डिग्री है वो है 2। और हां, जैसे हमने ये जाना था कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ऐसे ही जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और इस पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि आपने यहां पे p ऑफ y में लिखा था। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक है या लीनियर है तो वो x या y में ही होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, किसी में भी हो सकता है। तो मैंने यहां पर जनरल फॉर्म x में लेके चल रहा हूं। तो p ऑफ x, इसकी जनरल फॉर्म लिखी जा सकती है सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और वही रूल इसमें भी लगेगा कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, उसके साथ वाला जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। अब यहां पे x स्क्वायर सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल है ना, x के ऊपर जहां पे स्क्वायर लगा हुआ है 2 डिग्री वाला, और उसके साथ जो कोएफिशिएंट है इसका यानी a, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर। उसके बाद एक और थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं अपन। यहां हमने देखी थी सेकंड एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये एग्जांपल है p ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि x की टर्म में पॉलिनोमियल है 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहां पर इसकी डिग्री कितनी है? 3, क्योंकि x की सबसे बड़ी वाली पावर यही है तीनों x में से। ठीक, तो ये है हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में जो कि है x, और इसकी डिग्री है 3। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो। और इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और फिर वही बात आ गई कि x क्यूब यानी कि ऐसा x जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उसका कोएफिशिएंट यानी कि ये वाला a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसा नंबर जिसे अगर हम एक पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की जगह पे रख दें तो उसका आंसर सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए। ठीक, नहीं समझ आया? चलो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल मैंने ले ली p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक, अब यहां पर मैं इस x की जगह, इस वेरिएबल की जगह -3/2 रख दूंगा, पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? यानी ये p था, x की जगह मैंने रख दिया -3/2 इज इक्वल टू 2, फिर यहां पे भी x है, x की जगह मैंने रख दिया -3/2, ठीक, प्लस 3। अब यहां से 2 हो गया कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, p ऑफ -3/2 इज इक्वल टू, यहां बचा सिर्फ -3 क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, -3 प्लस 3। अब माइनस का 3 प्लस का 3 आपस में कट के हो गया 0। तो यहां पर जो p ऑफ -3/2 है इसका आंसर आ गया 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो -3/2 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्लियर? कोई भी ऐसा नंबर जिसको एक पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जगह रखने पर उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके उसका आंसर 0 आ जाए, उसे ही हम कहते हैं उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर?
तो यहां पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -3/2। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का होता है जीरो। अरे जीरो नहीं होता, वो नंबर होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जिसको वेरिएबल की जगह रख के आंसर जीरो आए। तो यहां पे जीरो जो है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, जो -3/2 है ना वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक, तो अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बातें और जाननी जरूरी है आगे की एग्जांपल नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए। तो तब तक के लिए तुम इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, फिर मैं इस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की कुछ और बातें तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। तो चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहां पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में कुछ चीजें और जाननी जरूरी है, तो उन्हें जान लेते हैं। यार देखो, अगर तुम्हें कोई लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया गया हो और तुम्हें कहा जाए कि इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, मतलब हाँ वही इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला है माइनस का साइन लगाना है सबसे पहले, उसके साथ लिखनी है उस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। एग्जांपल के तौर पर मैं वही वाला पॉलिनोमियल ले लेता हूं जो हमने पहले लिया हुआ था, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक, अब यहां पर इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए मैं यही फॉर्मूला लगा देता हूं। यहां पर सबसे पहले माइनस, मैंने लगा दिया माइनस, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना आ रहा हो। तो यहां पर 3 अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 3 डिवाइडेड बाय नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, यानी x के साथ वाला नंबर। तो x का कोएफिशिएंट है 2, ये आ जाएगा 2, ये रहा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं इस -3/2 को x की जगह पर रखूंगा इस पॉलिनोमियल में, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक, क्योंकि अभी जब मैंने ये लीनियर पॉलिनोमियल वाला एग्जाम्पल करवाया था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो कई सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि आखिर पता कैसे चलेगा कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है, -3/2 है, तो वो इस फॉर्मूला से पता चलता है। पर हां, एक गलती मत कर देना, ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो फॉर्मूला है वो अलग है, ये वाला नहीं है। हर एक तरह के पॉलिनोमियल के लिए उनके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का तरीका या फॉर्मूला अलग अलग होता है। ठीक, और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब हम एक्सरसाइज 2.1 एंड एग्जांपल नंबर 1 कर चुके होंगे। ठीक, फिलहाल के लिए हम सिर्फ वो चीजें जान रहे हैं जो एग्जांपल नंबर 1 और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब तुम्हें यह भी जानना जरूरी है कि अगर तुम्हें कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो, तो उसके टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। ठीक, यानी कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का हमने सिर्फ एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला जो कि था 3/2, -3/2, ऐसे ही क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, इन तीनों के ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट कितने नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ सकते हैं वो देखेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ सकता है। ठीक, अब यहां एक का मतलब यह नहीं है कि इसका 1 नहीं आएगा, मतलब 1 आंसर 1 आएगा, नहीं नहीं, यहां 1 का मतलब है कि एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा। जैसे यहां -3/2 एक ही है और नहीं आएंगे, एक ही आएगा। यानी सिर्फ -3/2 ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे वाले में इस लीनियर पॉलिनोमियल में x की जगह सिर्फ -3/2 ही ऐसा नंबर होगा जिसको रख के इसका आंसर 0 आएगा। कहने का मतलब ये है। अब तुम्हें समझ ना आया हो तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है px = 2x + 3, इसमें x की जगह पर सिर्फ -3/2 ही एक ऐसा नंबर है जिसे रखने पर, सॉल्व करने पर इसका आंसर 0 आएगा। कोई और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही होता है। ठीक, क्वाड्रेटिक के 2 हो सकते हैं और क्यूबिक के 3 हो सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं और क्यूबिक के 3 हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं यार। अब यार देखो, अगर तुम्हें किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि अब इस ग्राफ को देख के बताओ
कि इसके नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं। देखो यार, तुम एक इक्वेशन को, एक पॉलिनोमियल की ऐसी वाली इक्वेशन को देख के तो बता सकते हो कि इसके कितने पॉलिनोमियल होंगे। कैसे? उसकी डिग्री को देखकर, क्योंकि अगर उसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 2 है यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी उसके 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और वहीं अगर डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। पर वहीं अगर तुम्हें किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे दिया जाए, इक्वेशन ना दी जाए, तो ग्राफ को देख के तुम कैसे पता करोगे कि इसके कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होने वाले हैं। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें देखना होगा कि तुम्हें जो ग्राफ दिया हुआ है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे एक ग्राफ लिया है, तो तुम्हें देखना होगा कि तुम्हें जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें ये जो लाइन लगी हुई है, इसे हम स्लोप कहते हैं वैसे। तो ये जो स्लोप है हमारी, ये एक्स एक्सिस को, ये होती है एक्स एक्सिस वाली लाइन जो लेटी हुई है, और जो खड़ी हुई लाइन है उसे कहते हैं वाई एक्सिस वाली लाइन। तो ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है वो कर्व की स्लोप, कर्व मतलब ये जो लाइन बनी हुई है ना ग्राफ में, तुम्हें ये लाइन दी गई होगी, इसे हम कहते हैं किसी स्लोप की कर्व या कर्व की स्लोप। तो ये जो कर्व की स्लोप तुम्हें दी गई है ना, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करती है उतने नंबर ऑफ जीरोस उसके होते हैं। अब जैसे यहां पर ये जो लाइन है हमारी, ये इस एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रही है यहां पे, तो इसका एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होने वाला है, या इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं इसमें कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने हैं, 1। नंबर ऑफ जीरोस इज 1। और क्यों? क्योंकि यहां पर एज द ग्राफ, ये जो ग्राफ है इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट 1 पॉइंट ओनली, सिर्फ एक पॉइंट पर। यानी कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होने वाले हैं। तो ऐसे तुम ग्राफ को देख के पहचान सकते हो। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, फिर करेंगे एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि इन दोनों चीजों को करने के लिए तुम्हें जितनी चीजें, जितने कॉन्सेप्ट्स जानने जरूरी थे वो हम जान चुके हैं। तो अब तुम इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। फिर हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। मैं साइड हो जाता हूं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, तो अब तुम्हारी बुक की एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रही है, उसमें लिखा है कि नीचे तुम्हें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, गिवन बेलो, यानी यहां नीचे तुम्हें दिए हुए हैं कुछ ग्राफ्स, और तुम्हें यह भी दिया हुआ है कि ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू पी एक्स के हैं, जिसमें px एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल के ग्राफ्स तुम्हें दिए हुए हैं, और हर एक ग्राफ के लिए तुम्हें यह बताना है कि उनके नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px या नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक, अब जैसा कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि अगर तुम्हें कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया जाए तो उसके नंबर ऑफ जीरोस तुम कैसे निकालोगे। तुम ये देखो कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी बार भी कर रहा होगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं। अब यहां पर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें क्या लिखना है इसका सॉल्यूशन लिखते समय। अब मैं यहां पर लिखने के लिए मेरे पास कहीं जगह नहीं बची है, ग्राफ्स बनाने के बाद एक ही लाइन का सॉल्यूशन है, इसलिए मैं तुम्हें बोल के बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पार्ट देख लेते हैं। पहले पार्ट में यहां पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहां पर, तो इसका आंसर तुम क्या लिखोगे कि सबसे पहले तो तुम लिखोगे इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं वो है 1। नंबर ऑफ जीरोस इज 1। इसके बाद एक और लाइन लिखनी है, ध्यान से सुनो और वो लिखना। लाइन क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इज 1। सबसे पहले ये लिखना है नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। नंबर ऑफ जीरोस इज 1 इस पहले वाले ग्राफ के, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ये एक पॉइंट इस पे
और एक पॉइंट इस पे, यानी 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। और इसमें तुम क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स ओनली। रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स ओनली। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, एट 2 पॉइंट्स। उसके बाद थर्ड वाले में यहां पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है? ये पहली बार बोल रहा हूं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, यानी कि 3 बार कर रहा है ये एक्स एक्सिस को कट, ये वाला ग्राफ। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। और इसमें तुम क्या लिखोगे? नंबर ऑफ जीरोस इज 3 as the graph intersects the x-axis at 3 points. Number of zeros is 3 as the graph intersects the x-axis at 3 points. फोर्थ वाला पार्ट में यहां पर x-axis को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। और लाइन तुम यही लिखोगे पहले वाली, नंबर ऑफ जीरोस इज 1 as the graph intersects the x-axis at 1 point only. फोर्थ वाला डन। फिफ्थ में भी ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहां पर भी इसके नंबर ऑफ जीरो हो गए 1। ठीक, सो नंबर ऑफ जीरोस इस 1 वाले के लिए वो हो जाएंगे 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। और ये जो फोर्थ वाला है इसमें कट कर रहा है ये एक पॉइंट पे, ये दूसरे पॉइंट पे, ये तीसरे पॉइंट पे और ये चौथे पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स ओनली। तो यहां पर तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब तुम्हारी एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होती है, डन होती है। इसको नोट करो, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो नोट करो, मैं साइड हो जाता हूं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये इस एक्सरसाइज का पहला और आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही एक क्वेश्चन है बस। ठीक, चलो इस एक्सरसाइज में जो ये पहला क्वेश्चन है वो इसी एग्जांपल नंबर 1 की तरह ही है कि तुम्हें ग्राफ दिए हुए हैं y = px, यानी पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हुए हैं, और तुम्हें बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस हर एक ग्राफ के लिए। अब यहां पर जो पहला ग्राफ है इसमें ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, ये तो यहां से निकल रहा है, जो y एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, पर x एक्सिस को तो कहीं पर कट कर ही नहीं रहा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गए हमारे 0। तो इसमें तुम क्या लिखोगे? Number of zeros is 1 as the graph does not intersect x-axis at any point. Number of zeros for this graph is 0 as the graph does not intersect x-axis at any point. सेकेंड वाला x-axis को एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ जीरोस is 1 as the graph intersects x-axis at 1 point only. अगला देख लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है और एक यहां पे कट कर रहा है, यानी टोटल 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। फोर्थ वाला, यहां पर ये एक पॉइंट यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहां पर इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2। तो तुम यहां पे क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। फिफ्थ वाले पार्ट में यहां पर एक्स एक्सिस को एक तो यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है और एक यहां पे कट कर रहा है, यानी 1 2 3 4 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। तो तुम क्या लिख सकते हो? Number of zeros is 4 as the graph intersects the x-axis at 4 points. लास्ट सिक्स्थ वाला पार्ट है, एक यहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को पॉइंट, एक यहां पे और एक यहां पे, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। बस एट 3 पॉइंट्स, इतना ही है। तो यहां पर एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट होती है, एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट होता है, और उससे जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सब मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब एक्सरसाइज 2.2 को करने से पहले जो कुछ चीजें जाननी जरूरी है उसे जानेंगे, फिर करेंगे एग्जांपल नंबर 2 से लेके एग्जांपल नंबर 5 तक के एग्जांपल्स, और फिर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। ठीक, फिलहाल इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को करने वाले
जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 से लेके 5 तक को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। चलो इतना नोट करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, देरी नहीं करनी, जल्दी करो। तो चलो यार अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तुम लोगों ने ना नोट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। देखो मैं नहा के भी आ गया, कपड़े भी बदल लिए, अपनी ट्रिमिंग भी कर ली, और तुम लोग हो कि अभी तक वही नोट करके आए हो। अरे यार अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करो, हैंड राइटिंग को अच्छा करो, थोड़ी राइटिंग स्पीड को फास्ट करो। उसके लिए तुम्हें ऊपर आई बटन में आ रही वीडियो की लिंक पे क्लिक करना होगा, मेरी हाउ टू इंप्रूव योर हैंड राइटिंग वाली वीडियो देख लेना। हाँ, पर अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो तुम्हारी एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5 और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरी है। ठीक, चलो सबसे पहले तो यार हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यहां मैंने कल पॉली लिखा है मतलब पॉलिनोमियल, तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले मेथड को यूज करके। ठीक, चलो यार देखो यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हुआ है। ठीक, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो या उस पॉलिनोमियल में आने वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, जो कि यहां पे है। तो ये हमारा हो गया एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस निकालने के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 3 उसे देखो, और जो इसकी कांस्टेंट टर्म है 2 उसे देखो, और फिर इनको मल्टीप्लाई करो। कितना आया? 3 2 6। अब तुम्हें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस या माइनस करने पे x का कोएफिशिएंट आए यानी कि 5, और 5 के आगे साइन भी देख लेना, प्लस का 5 चाहिए तुम्हें। अब देखो यार, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए ऐसा नंबर है हमारे पास 6, क्योंकि 6 1 सा होता है 6। ठीक, और प्लस या माइनस करने पे 5 आए तो 6 में से 1 गए तो 5 भी तो आता है, तो 6 और 1 वहां पे भी आ जाएगा। और मुझे प्लस का चाहिए तो मैं प्लस का 6x और माइनस का x लिखूंगा, तो 6 - 1 ही तो 5 होता है ना। क्योंकि अब देखो यार, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं यहां करके दिखाता हूं थोड़ा। हमें ना दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म 2 है, तो 3 2 होता है अपना 6। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आए ऐसे दो नंबर चाहिए, और यहां बीच में आ रहा है 5, जो हमारा x का कोएफिशिएंट है वो है 5, तो प्लस या माइनस करके ऐसा नंबर चाहिए जिससे ये प्लस का 5 आए, क्योंकि ये वाला साइन जो होता है ना वही आना चाहिए। अब यहां पर 6 और 1 ऐसे नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। ठीक है, और 6 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो उससे 5 भी आएगा और वो प्लस का 5 होगा। ठीक है, तो यहां पे 6x माइनस x लिख सकता हूं, 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है। तो 6x माइनस x में यहां पे इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके तोड़ के लिख सकता हूं, यानी यहां 3x स्क्वायर एज इट इज आएगा। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है। 5x की जगह मैं लिख सकता हूं 6x माइनस x, क्योंकि 6x माइनस x अगर मैं करूंगा तो 5x ही तो आएगा ना, तो 5x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस का 2। ठीक, और इससे भी पहले एक और स्टेप है जो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये जीरोस निकाले नहीं जा सकते। ये साइड वाली चीज मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है। ठीक है, चलो ये मैंने कर दी इरेज। अब देखो ध्यान से, एक और चीज जरूरी है यहां पे, जीरोस तो तभी निकलेंगे ना जब तुम इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करोगे, तो यहां पर इसको भी 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, तभी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आएंगे। अब अपने मेथड को आगे बढ़ाते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। अब तुम क्या करो, देखो कि इन दो टर्म्स में कॉमन क्या क्या है। एक तो यार देखो 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि अगर मैं 6 को देखूं तो वो किन दो नंबर से मिलकर बना है? 3 और 2 से ना, इनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आता है, 3 2 6, तो 3 तो इसके अंदर भी है, तो यानी इसमें से 3 निकलेगा, यहां पर भी 3 है, एक 3 कॉमन आ गया। अब इन दोनों में x भी तो कॉमन है, क्योंकि यहां x स्क्वायर है, यानी यहां पे 2x है और यहां पे 1x है, तो यानी कि एक x भी तो कॉमन है, तो मैं एक x कॉमन ले लेता हूं, और तो कुछ कॉमन है नहीं इन दोनों में। अब ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट में इसमें से 3x तो कॉमन आ गया, यानी एक 3 बाहर आ गया, यहां पे कुछ नहीं बचा नंबर। x स्क्वायर यानी 2x में से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, तो उस x को मैंने यहां पे लिख दिया, ये प्लस का साइन एज इट इज आ गया। उसके बाद 6 में से 3 बाहर आ गया, अब 6 जो है वो 3 और 2 से मल्टीप्लाई होकर बना है ना, 3 2 6, उसमें से 3 बाहर आ गया,
2 बचा उसे हम यहां लिख देंगे। एक x था वो तो एक x कॉमन हुआ ही पड़ा है तो और नहीं लिखेंगे, अंदर आया x प्लस 2। अब देखो यार x और 2 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ये माइनस का साइन कॉमन है, x के आगे भी माइनस 2 के आगे भी माइनस, तो मैं ये माइनस आगे ले लेता हूं। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो यहां हम लिखेंगे 1, क्योंकि मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। उसके बाद एक और ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब देखो यार x और 2 ये आपस में कुछ भी कॉमन तो था ही नहीं सॉरी, कुछ भी कॉमन तो था ही नहीं, तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, यहां पे सिर्फ माइनस कॉमन हुआ तो माइनस नहीं आएगा, वो प्लस बन जाएगा। तो यहां पे प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है, x की जगह x ही रहेगा और ये माइनस की जगह प्लस बन जाएगा। अब यहां तो लिखना पड़ेगा ही ये दिखाने के लिए, x माइनस की जगह बन जाएगा प्लस और यहां पर 2 भी आएगा एज इट इज। देखो ना x और 2 में से तो कुछ कॉमन आया ही नहीं, तो x और 2 तो एज इट इज रहेगा ना, तो इन दोनों का माइनस जो है वो कॉमन आ चुका है बस, तो माइनस हट जाएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, इज इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। अब यहां x प्लस 2 जब ये सेम ब्रैकेट आ जाए ना इस स्टेप के बाद, तो तुम समझ लो कि तुम सही ट्रैक पे हो, तुम सम को सही तरह से सॉल्व कर रहे हो। अगर ये दोनों डिफरेंट आ गए ना तो मतलब तुमने कोई ना कोई गलती कर दी है, पर यहां हमारे सही आ गए, मतलब हम अभी तक तो सही कर रहे हैं। उसके बाद ये जो 2 बार आए हैं ना x प्लस 2, इनको लिख लो एक बार, x प्लस 2 एक बार, ठीक। और उसके बाद ये जो x प्लस 2 के अलावा बची हुई चीजें हैं उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लो। ये 3x बचा हुआ है बाहर और एक ये -1 बचा है, तो ये 3x - 1 को अलग लिख लो, इज इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। इसके बाद का अगला स्टेप होगा कि अब इस x प्लस 2 वाले ब्रैकेट को अलग से 0 के बराबर कर लो और इस 3x - 1 वाले ब्रैकेट को अलग से 0 के बराबर कर लो। उसके बाद इस 2 को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाओ, और हमें पता है जब भी इक्वल टू के एक तरफ कोई चीज प्लस हो रही होती है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाती है, तो यहां x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। और यहां पर इस तरफ मैं सबसे पहले 3x इधर ही रहने देता हूं, इस -1 को इक्वल्स टू के उधर की तरफ ले जाता हूं, तो यह -1 हो जाएगा प्लस का 1। अब यहां प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब यहां पर x में मैं 3 को भी इज इक्वल टू के उधर भेज दूंगा। जब भी कोई नंबर इज इक्वल टू के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे 3 यहां पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 1 के नीचे चला जाएगा 3, तो यहां से x की वैल्यू आई 1/3। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस आए हैं ना वो क्या है, एक जीरो तो है इसका -2 ये वाला, यानी x की जो 2 अलग वैल्यूज आई है ना वो उसके 2 जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एक है -2 और दूसरा है 1/3। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ये कैसे भी सॉल्व करने पर ये जो 2x की वैल्यूज आती हैं ना वही 2 जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के। जैसे यहां पे -2 और 1/3 आए तो यहां पे यही -2 और 1/3 इसके जीरोस हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक चीज और तुम्हें करनी है, ये जो 2 जीरोस आए हैं ना इनको कोई ना कोई नाम देना है। अब जैसे जब तुम्हारा बर्थ हुआ था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तो तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें कोई ना कोई नाम तो दिया होगा। तुम्हें सब ऐसे थोड़ी बुलाते थे, ओए इधर आ, इंसान इधर आ, ओए इधर आ, इधर आ, नहीं ना, तुम्हें कोई ना कोई नाम तो दिया ना, तो इन बेचारों को भी तो नाम दो। कोई इन्हें कैसे बुलाएगा, ऐसे थोड़ी कहेगा ओए -2 इधर आ, ओए 2 इधर आ, क्योंकि यार कोई रिस्पेक्ट तो दो बंदे को, यार कोई चज्ज का नाम तो दो। तो हमने यहां पर इन्हें नाम दे दिया अल्फा, -2 यानी -2 को अल्फा नाम दे दिया, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। 1/3 को मैंने बीटा नाम दे दिया, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि बी बना के उसकी नीचे लाइन थोड़ी सी लंबी कर दो और अल्फा थोड़ा ऐसे बना दो, ऐसे, ठीक है। सिंबल्स तुम देख लो किस तरह से है इनकी शक्ल। और हमने -2 को नाम दे दिया अल्फा, 1/3 को नाम दे दिया बीटा। अब तुम मुझे ये मत कहना सर ये कैसे नाम दे दिया आपने, भाई ये मैंने नहीं दिए, बुक में लिखा हुआ है, उन्होंने ये नाम दिए इन नंबर्स को, तो जो कहना है उन्हें बोलो, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं पहले कह रहा हूं। अब देखो यार, सम ऑफ इट्स जीरोस, इसके जीरोस का सम अगर तुम्हें निकालना हो, यानी इनके इन जीरोस को मुझे ऐड करना हो, तो तुम कैसे करोगे। यहां पे अल्फा और बीटा ही तो है ना इनके जीरोस, वैसे इनके जीरोस -2 और 1/3 थे, पर मैंने अब इन्हें अल्फा और बीटा नाम दे दिया है, यानी कि अब इनके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। और मुझे अगर इनका सम करना हो, इन्हें ऐड करना हो, इन्हें प्लस करना हो, इन्हें जोड़ना हो, तो तुम कैसे करोगे। तुम यहां पे करोगे अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा और बीटा ऐड कर दोगे और क्या करोगे। तो अल्फा क्या था -2, बीटा क्या था अपना 1/3। अब यहां पे मैं इसे ऐड करूंगा। अब इसे कैसे ऐड करते हैं, एलसीएम लेना तो आता होगा, इतना ज्यादा छोटे बच्चे मत बनो, एलसीएम लेना तो आता होगा, 10th क्लास के बच्चे हो यार। यहां पर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहां पे 1 लगा सकता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। फिर उसके बाद 3 और 1 को मैं यहां पे इसका एलसीएम अगर लेता हूं तो नीचे 3 आएगा। ठीक है, या सीधी सी बात समझ लो, जब एक जगह कोई ना कोई नंबर हो और दूसरी जगह 1 हो एलसीएम लेते हुए, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, नीचे पूरा एक पूरी लाइन मार के 3 लिख दो। अब यहां पे 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, 3 से। मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, 3 से करेगा ना मेरे भाई, 1 3 जाए तो 3 होता है, तो 3 आ गया। अब 3 2 जा कितना होता है 6, यहां हम लिख देंगे 6, यानी नीचे जो है ना नंबर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया ऊपर वाले से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके 3 आया था तो 3 2 जा बन गया 6, और ये माइनस का साइन तो चल ही रहा है। उसके बाद प्लस करके, एलसीएम का रूल तो तुम्हें पता होगा, अगर यहां पे भी 3 है यहां पे भी 3 है, नंबर सेम सेम है तो ऊपर कुछ बदलाव नहीं होगा, सीधा सीधा वही नंबर आ जाएगा। ये 1 जो है वो एज इट इज यहां पे आ जाएगा। अगर ये भी 3 ये भी 3 तो ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं, एज इट इज आ जाएगा। अब यहां -6 + 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा 5। अबे थप्पड़ पड़ेगा, 5 क्यों आएगा, अरे 5 क्यों आएगा यार, -5 आएगा। ध्यान से सुनो, 5 क्यों आएगा भाई, -6 + 1 है। यहां पे नेगेटिव का साइन अगर बड़े नंबर के सामने हो तो उसकी चलती है। ठीक है, यानी एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, मतलब होगा तो माइनस ही, 6 में से 1 गए 5 ही आएगा, पर 5 के आगे कौन सा साइन आएगा वो डिसाइड करेगा कि वो नेगेटिव साइन छोटे नंबर के सामने है या बड़े नंबर के सामने है। तो यहां जो नेगेटिव साइन है वो बड़े नंबर 6 के सामने है, तो यहां पे -5 आएगा। 6 में से 1 गए तो 5, पर 5 के आगे निशान आया माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़े नंबर के सामने है, तो आंसर आया -5 और नीचे 3 तो चल ही रहा है। तो ये आ गया इसके सम का आंसर, सम ऑफ इट्स रूट्स या फिर सम ऑफ इट्स जीरोस। अब ये यार हमें इतना लंबा प्रोसीजर करना पड़ा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम सिर्फ उसके पॉलिनोमियल को देखते बता दें कि इसके जीरोस का सम क्या होगा? है तरीका, बिल्कुल है, और वो तरीका हम खुद निकालेंगे, हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला खुद। वैसे कि बुक में भी दिया हुआ है, पर वो निकला कैसे वो तुम्हें बताता हूं। देखो यार, यहां पर जो 5 है वो पॉलिनोमियल के अंदर, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल था ना जिसके जीरोस का तुमने सम निकाला। अब इसमें देखो 5 कहां है, यहां पे, यानी ये है कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट। अब हम इसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं कि सम ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम किस फॉर्मूले से निकलेगा, कि बस उस पॉलिनोमियल को देखो और सीधा लिख दो इसके जीरो ये है, सीधा सीधा। तो यहां पर 5 किस जगह पे है, x के कोएफिशिएंट की जगह पे, तो ऊपर आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x और उसके आगे लगा हुआ है नेगेटिव साइन, तो हमने लगा दिया नेगेटिव साइन। डिवाइड में अब यहां पे देखो 3 है, 3 यहां पे x² का कोएफिशिएंट है, यानी नीचे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आ गया इसकी सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। यानी अगर तुम्हें कोई पॉलिनोमियल दिया हो और कहा जाए बताओ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम क्या है, तो तुम क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को देखोगे और कहोगे कि इसमें x का कोएफिशिएंट है 5, यानी यहां पे आएगा 5, उसके आगे आएगा नेगेटिव का साइन, फिर डिवाइड में उसके x² का कोएफिशिएंट है 3, तो उसका सम ऑफ इट्स जीरोस हो गए -5/3। समझ लो अगर ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा होता 4x² + 8x - 2, तो यहां पे 8 होता तो तुम लिखते -8/4। कितना आसान हो गया ना। ऐसे ही प्रोडक्ट अगर करना हो इनके सॉरी फंबल हो गया, इनके जीरोस को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा डायरेक्टली किस फॉर्मूले से तुम बता सकते हो। अब मैं वो फॉर्मूला निकालने की कोशिश करता हूं, तुम भी करना। तो मल्टीप्लाई करना यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब अल्फा की जगह पे है -2 मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे क्या है यहां पे 1/3, 1/3, तो कितना आ गया -2/3।
अब इसका फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं तो अब यहां पे 2 किस जगह पे है, लास्ट में माइनस का ही है और यहां पर भी माइनस का 2 है, यानी यहां आगे एक्स्ट्रा माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कांस्टेंट टर्म यहां पे भी माइनस की थी, उधर भी माइनस की आ गई, कोई चेंज नहीं आया, मतलब सीधा सीधा बस एक तो कांस्टेंट टर्म आ जानी है ऊपर, जो भी होगी प्लस में माइनस में जैसे भी कांस्टेंट टर्म, और नीचे 3 कहां था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वही है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यार, जब तुम्हारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो तुमने जान लिया कि अगर इसके 2 जीरोस निकलेंगे इसे सॉल्व करके, तो उसे हमने एक को अल्फा कह दिया, दूसरे को बीटा कह दिया। पर अगर आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो उसके तो जीरोस भी 3 आएंगे। तो उन 3 जीरोस को क्या नाम दोगे सर? एक को तो आपने कह दिया अल्फा, दूसरे को आपने कह दिया बीटा, इसके तो 3 जीरोस आते हैं, तीसरे को क्या नाम दोगे? तीसरे को यार तुम गामा नाम दे दो, गामा। ठीक है, उसका सिंबल ये होता है ऐसे, समझ लो तुमने वी बनाया है और वी के नीचे वाली डंडी में थोड़ा सा छेद है, यानी कि यहां पे वी नीचे से टूटा हुआ बना दिया तुमने या खुला हुआ बना दिया थोड़ा, तो ये हो गया हमारा गामा। उसके बाद यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी फॉर्मूला होता है सम का और प्रोडक्ट का। अब वो तुम्हें डायरेक्टली मैं फॉर्मूलाज ही बता रहा हूं कि सम करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका प्रोडक्ट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी यहां पे a b c और d की जगह पे नंबर्स होते हैं। यहां पे मैंने x लिखा है और इसकी जगह कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, और डिग्री जो है वो 3 होती है, यानी हाईएस्ट पावर इसकी ये होती है 3। ठीक है, तो यहां पर मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करा है, यानी कि जब तीनों जीरोस को ऐड करा हो या उनका सम करा हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में कोएफिशिएंट का एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, उसके बाद अल्फा बीटा गामा जब तीनों को मल्टीप्लाई करा जाए तब फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। इसमें एक फॉर्मूला और होता है क्यूबिक वाले में, जब पहले अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करो प्लस करके बीटा गामा को मल्टीप्लाई करो प्लस करके गामा अल्फा को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आंसर आएगा? उस केस में तुम्हें ऊपर लिखना है एक्स का कोएफिशिएंट और नीचे लिखना है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो ये एक और फॉर्मूला क्यूबिक वाले केस में होता है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के सारे फॉर्मूलाज तुम्हें मैंने बता दिए। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आगे एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5 और एक्सरसाइज 2.2 को करने के लिए ज़रूरी है। इनको पढ़ो, नोट करो, कोई डाउट आता है मुझसे कमेंट्स में पूछो। शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूं क्या क्या बताया अभी तक। सबसे पहले मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, तो मैं बताया कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसके पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालने हैं, निकाले, उनको अल्फा बीटा नाम दिया, उनका सम करा, उससे सम का फॉर्मूला निकाला, जिससे तुम सिर्फ पॉलिनोमियल को देख के बता सकते हो कि इसके सम ऑफ इट्स जीरोस का आंसर क्या होगा। ऐसे हमने फिर प्रोडक्ट करा, उसके लिए फॉर्मूला निकाला। क्यूबिक अगर आएगा तो अल्फा बीटा तो 2 रूट्स को नाम देना ही है, जो तीसरा आएगा उसको गामा नाम दे देंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी जनरल फॉर्म ये होती है, उसके लिए फॉर्मूलाज मैंने यहां पे लिख दिए। अगर तुम्हें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया और तुमसे पूछा कि इसका सम बताओ, प्रोडक्ट बताओ, और इस चीज को हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि 2 जीरोस एक टाइम पर लो, उनको मल्टीप्लाई करो, उनका सम करो, तो आंसर ये आएगा। ठीक, चलो अब इतना नोट करो, फिर हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे और करेंगे एग्जांपल नंबर 2 से लेकर 5 तक, फिर एक्सरसाइज 2.2। चलो नोट करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं एग्जांपल नंबर 2। चलो यार शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में तुमसे कहा गया है कि तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये वाला। ठीक, तुम्हें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, निकालने हैं, और फिर इसमें जो जीरोस और इसके कोएफिशिएंट के बीच में जो हमने रिलेशन निकाले थे, यानी कि सम ऑफ इट्स जीरोस वाला, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो वाला, उसको वेरीफाई करना है कि सही आया या नहीं आया। ठीक, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है इसके जीरोस निकाल लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं लेट कर लेता हूं px, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर देंगे।
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, जिसका मैथ्स में कोई नहीं होता उसका 1 होता है। 1 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म 10 के साथ 1 को आएगा 10, 10 1 जा 10। अब दो नंबर ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, प्लस या माइनस करने पे 7 आए, प्लस का 7 आए, तो वो है 5 और 2, क्योंकि 5 2 जा 10 भी होता है, 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 भी आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 एक्स प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा जल्दी इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि ये करते कैसे हैं, तो अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन है x, यहां से बचा x प्लस यहां से बचा 5, प्लस इन दोनों में कॉमन है 2x प्लस 5, क्योंकि 10 2 और 5 से मिलकर बना है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, उसमें से 2 कॉमन हो गया, 5 बचा इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 सेम ब्रैकेट आ गए, उसको एक बार लिख लिया और फिर x प्लस 2 बाहर बची चीजों को एक अलग ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहां पर अगर मैं एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर करूंगा तो एक 0 तो आ जाएगा माइनस का 5, और एक बार अगर मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर करूंगा तो x आ जाएगा माइनस का 2। तो ये -5 और -2 इसके दो जीरोस निकल के आ गए। अब हम देखते हैं कि ये दो जीरोस सही आए हैं या नहीं आए। उसके लिए हमें उसके रिलेशन को वेरीफाई करना होगा जो हमने निकाला था। यानी अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा, यानी कि अगर मैं इसको नाम देता हूं एक अल्फा, इसको नाम देता हूं बीटा, और इन दोनों को सम करता हूं अल्फा प्लस बीटा, यानी एक बार अल्फा लिखा -5 प्लस बीटा लिखा -2, यानी कि प्लस और माइनस जब एक साथ आए तो वो माइनस बनता है, यानी -5 और -2। अब देखो यार, जब दो माइनस के साइन आए, दो नंबर्स हो, दोनों के सामने नेगेटिव का साइन है, माइनस माइनस, तो होना तो उन दोनों नंबर्स ने प्लस ही है, पर उनके सामने साइन नेगेटिव का आएगा। यानी 5 और 2 को प्लस करोगे तो आएगा 7, आगे आ जाएगा साइन माइनस का, -7 आ गया इसका आंसर। और इसका जो फॉर्मूला था सम निकालने का वो क्या था? इसके सम निकालने का फॉर्मूला था माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो क्या ये उस चीज को वेरीफाई कर रहा है? देखो यार, 7 जो है वो x का कोएफिशिएंट है और इसके सामने प्लस का साइन है, मतलब नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा। तो ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x तो है, डिवाइड में क्या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा है, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1, और नीचे भी कुछ नहीं है मतलब मैं डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूं, तो ये वही तो आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये वेरीफाई हो गया क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था इसका आंसर वही आया है उस फॉर्मूले के हिसाब से, तो वेरीफाई हो गया। हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। अब अगर तुम्हें इसके प्रोडक्ट वाली चीज भी वेरीफाई करनी है तो वो करने का मैं तुम्हें देता हूं होमवर्क, यानी इसके जो जीरोस का अल्फा और बीटा का सम निकालकर उसे वेरीफाई करना तुम्हारा होमवर्क है। मुझे जरूर बताना तुमसे हो पाया या नहीं, अगर नहीं हुआ तो अगली वीडियो में मैं तुम्हें करवाऊंगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कहती है कि x² - 3 एक पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोस निकालो और फिर वही है उसका जो रिलेशनशिप था इसके कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में उसे वेरीफाई करो। देखो यार, पॉलिनोमियल px मान लेता हूं मैं, जो कि है x² - 3। अब एक चीज तुम्हें जाननी यहां पर जरूरी है कि यहां पर अगर मैं लिखता हूं √3 का स्क्वायर तो वो 3 के ही बराबर आएगा। क्यों? अगर हम किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो उस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है और वही वाला नंबर हमारे पास बाहर आ जाता है। ऐसे यहां पर अगर √3 का जो स्क्वायर है वो 3 के बराबर है तो मैं 3 की जगह पे √3 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं। यानी कि यहां पर मैं सबसे पहले तो जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर लेता हूं, उसके बाद x² एज इट इज रहने देते हैं, माइनस में 3 की जगह मैं √3 का स्क्वायर भी तो कर सकता हूं क्योंकि ये उसी के ही तो बराबर है ना। 3 क्योंकि इसी के ही तो बराबर है तो मैं ये भी लिख सकता हूं। अब यहां पे a² - b² का एक फॉर्मूला बन गया, याद है? a² - b² का एक फॉर्मूला होता था, याद है? जो कि होता है a - b मल्टीप्लाई बाय a + b। यहां पे मल्टीप्लाई होना है इसने, यानी कि यहां पे a की जगह पे है x, तो x - b की जगह पे है √3, तो √3 a - b और a + b का फॉर्मूला लगा दिया इज इक्वल टू 0। अब
x माइनस 3 को अलग से 0 के बराबर करूंगा तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3। x प्लस 3 को अलग से 0 के बराबर करूंगा तो आंसर आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3। यानी x की यहां पे दो वैल्यूज आई, एक प्लस का स्क्वायर रूट 3 और एक माइनस का स्क्वायर रूट 3। तो ये आ गए इसके दो जीरोस। इसको अगर अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया तो उस टाइम पर अल्फा प्लस बीटा करते हुए अल्फा की जगह स्क्वायर रूट 3, बीटा की जगह माइनस का स्क्वायर रूट 3, और ये प्लस का माइनस का कट के आ गया आंसर 0। और इसका जो फॉर्मूला है, जो सम ऑफ इट्स जीरोस निकालने का फॉर्मूला है, वो यही होता है ना, यही फॉर्मूला आएगा यहां पे भी। क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ऊपर क्या माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x है? तो यहां पे देखो, अब देखो यार, यहां पे x स्क्वायर है, x वाली टर्म ही नहीं है, x वाली टर्म ही नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि x वाली अगर टर्म है ही नहीं तो x का कोएफिशिएंट तो 0 ही हुआ ना, है ही नहीं, तो वो 0 ही आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह पे आ गया 0 क्योंकि वो है ही नहीं, ठीक है। और 0 डिवाइड में आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अब तुम कहोगे 0 डिवाइडेड बाय 1 क्यों नहीं आया? अबे पागल हो क्या? 0 अगर ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है ना किसी चीज के, तो आंसर 0 ही आना होता है, आंसर कुछ नया नहीं आ जाता। अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 0 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर 0 ही आना है। अगर ऊपर 0 आ गया ना तो आंसर कभी भी 0 के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो यहां पर ये भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया। अब इसका जो प्रोडक्ट है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, उसका आंसर निकालो, उसे वेरीफाई करो, वो है तुम्हारा होमवर्क। ठीक, चलो अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4 और 5, फिर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। चलो नोट करो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं एग्जांपल नंबर 4 और 5 को। देखो यार, फोर्थ एग्जांपल में तुम्हें कहा हुआ है कि तुम्हें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की दिए हुए हैं और तुम्हें बताना है कि उससे वो सम और प्रोडक्ट जो हैं वो किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। यानी अब तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू दी हुई है। तुम्हें बताना है कि ये किस पॉलिनोमियल के जीरोस की सम और प्रोडक्ट है। ठीक, यानी अब तुम्हें पॉलिनोमियल निकालना है। तो यहां पर सम दिया है -3, प्रोडक्ट दिया है 2, यानी कि यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -3 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू दी हुई है यहां पे 2। ठीक, अब यहां पर तुम लोगों को इतना तो पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यहां प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ऊपर आती है कांस्टेंट टर्म, डिवाइड में आता है अपना कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहां पर नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूं। मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। यहां पर भी डिवाइड में कुछ नहीं है, मैं 1 लगा सकता हूं। अब यहां पे x का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर आ रहा है 3 के, है ना? यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू एकदम बराबर आ रही है -3 के, और यहां माइनस से माइनस आपस में कट गया तो कोएफिशिएंट ऑफ x आ गया 3 और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट की वैल्यू है 1। नीचे भी देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू है 1 और कांस्टेंट टर्म है 2। तो क्या अब इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन सकता? बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होती है ना? अगर px में पॉलिनोमियल जो x में होता है उसकी अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं, तो जनरल फॉर्म यही तो होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो a है उसकी जगह x स्क्वायर के कोएफिशिएंट की वैल्यू लिख दो, जो कि यहां से हमें कितनी मिली? 1। अब यहां 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, x स्क्वायर बच गया, प्लस में x का कोएफिशिएंट क्या है यहां पे? 3, माइनस से माइनस कट गया ना तो सिर्फ 3 बचा, साथ में x, प्लस में c की जगह कांस्टेंट टर्म कितनी आई? 2, और ये है अपना पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये लो आ गया, यही तो निकालना था। यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हमें चाहिए था। ये वाला तो डन हो गया। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5। अब देखो यार,
तुम्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी चीजें जरूरी थी वो मैं तुम्हें ऑलरेडी एग्जांपल नंबर 2 करने से पहले सभी कॉन्सेप्ट्स में बता चुका हूं ना। यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में लिखा था, उसके सम लिखे थे, प्रोडक्ट लिखे थे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट अ टाइम लिखे थे, है ना। तो उससे बहुत सारी चीजें इसकी सॉल्व हो जाएंगी। ध्यान से देखना, यहां पे हमें कहा हुआ है, तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट, यानी यहां पर अब हमें वेरीफाई करना क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो 3 जीरोस हैं वो हमें यहां पे दिए हुए हैं। मतलब ये जीरोस ना हमें पता करना है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 नंबर जीरोस है भी या नहीं। हमें मतलब ये 3 जीरोस जो हैं वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं या नहीं, ये हमें पता करना है पहले, तो क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। उसके बाद जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ कोएफिशिएंट वाले हमने रिलेशन निकाले थे उन्हें वेरीफाई करना है। दोबारा सुनो क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें बताया है या पूछा है कि ये 3 जीरोस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं, हमें वो बताओ। दूसरी चीज पूछी है कि तुमने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप्स पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का था, वो तुमने जो पढ़े थे उनको वेरीफाई करो। जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए वेरीफाई करे वैसे ही अब क्यूबिक के लिए करो। सबसे पहले तो तुम वेरीफाई कैसे करोगे, पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। सबसे पहले x की जगह इन तीनों जीरोस को एक एक बार पुट करके देख लो। अगर आंसर 0 आया तो हाँ ये वेरीफाई हो जाएंगे कि इसी पॉलिनोमियल के 0 हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं 3 को रख के देखता हूं, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, x की जगह रख देंगे 3, इसका आ जाएगा क्यूब, माइनस 5, इस x की जगह रख देंगे 3, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस 11, x की जगह रख देंगे 3, माइनस में 3। उसके बाद 3 का क्यूब यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और फिर ये आ गया यानी कि 27, माइनस में 5, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 11, 11 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगा, सीधी सी बात, माइनस 3, और फिर 27 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना बनेगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 1 7, 71, माइनस 5 9 जा हो गया अपना 45, माइनस 33, माइनस 3। सॉल्व करके देख लो। अब यहाँ प्लस माइनस तो आती होगी भाई, इतने तो तुम डम्ब नहीं हो ना, प्लस माइनस तो आती होगी, देख लो 0 आ जाएगा, 0 ही आएगा। और फिर यहाँ पे x की जगह एक बार -1 को पुट करना, एक बार -3 को पुट करना, तीनों को अलग अलग करके दिखाना, तीनों में 0 आएगा, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि यही 3 जीरोस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक, पहली चीज क्लियर। वो तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इन 2 चीजों को पुट करो और वेरीफाई करो कि ये इसी के जीरोस हैं, ठीक। और तुम्हारा जो दूसरा होमवर्क है कि ये तुम्हें वेरीफाई करना है। तुम्हें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं वो भी तुम्हें दिए हुए हैं। तो बस उसको यहाँ पे रखो। तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा क्या है, यहाँ पे अल्फा 3 है, बीटा यहाँ पे 1 है, गामा यहाँ पे -1/3 है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, एक बार प्लस करो और देखो कि क्या वो उसके फॉर्मूला के बराबर आ रहा है या नहीं। फिर ऐसे ही उसके प्रोडक्ट वाला निकालो और ऐसे ही फिर उसके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम वाला निकालो और वेरीफाई करो। और आगे जो इसकी वेरिफिकेशन है वो है तुम्हारी होमवर्क। अब तुम ये कहोगे, ये कह सकते हो कि सर आप होमवर्क बहुत ज़्यादा दे रहे हो, अपना काम कम कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार, पहली बात तो मैंने तुम्हें मना नहीं करा कि तुम अपने डाउट्स मुझसे मत पूछो। अगर तुमसे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो तुम नीचे कमेंट्स में लिख दो कि सर ये मुझसे नहीं हो रहा है, आप करवाओ, तो मैं खुद उसे अगली वीडियो में करवाऊंगा। मैं मना नहीं कर रहा, मैं करवा सकता हूं, मुझे आता है। पर यहां पर बात आती है कि कंसेप्ट समझने के बाद तुम उसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तुम अगर जब तक खुद से करके नहीं देखोगे तो फिर तुम्हें कैसे आएगा। मैं तो कर दूंगा सॉल्व, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को यहाँ पे कोई थकावट नहीं महसूस हो रही, मेरे को यहाँ पे कोई डर नहीं लग रहा है इसे सॉल्व करने में, या ऐसा नहीं है कि मैं इसे सॉल्व कर नहीं सकता। मेरे लिए ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है, मैं कर दूंगा। पर तुम जब तक खुद अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुम खुद से एग्जाम में सॉल्व कर नहीं पाओगे। सिर्फ वीडियो देखने से ये चीज़ नहीं आ सकती। इसीलिए मेरा काम था कंसेप्ट समझाना, तुम्हें क्वेश्चन करवाना, और जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिया वो तुम्हें कैसे करना है वो बताना, वो सब मैंने कर दिया।
अब बाकी आगे का काम तुम्हारा होमवर्क कर लेना। और हाँ, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस, और उनमें भी तुम्हें मैं कुछ होमवर्क देने वाला हूं, और मुझे उन सभी के आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। या तो लिखो आंसर्स इन सभी के, या फिर तुम मुझे लिखो कि यस सर मेरे से हो गया, और अगर नहीं हुआ तो लिखो कि सर मेरे से ये वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट नहीं हो पाया, या ये एग्जांपल नहीं हो पाई, वो आप करवा दो, तो वह मैं करवा दूंगा। मैं मना नहीं कर रहा, पर तुम्हें एक बार जरूर करना है। चलो नोट करो, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर इस चीज पे मुझे नहीं देना, नोट करो। तो चलो यार, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है कि तुम्हें नीचे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इसके जीरोस निकालने हैं, और फिर वही इनके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक, आसान है। तो यहां पर सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ पार्ट तुम्हारा होमवर्क है। मैंने आसान आसान सम चुन के तुम्हें होमवर्क में दिए हैं, और इसमें जहां तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है वो मैं खुद करवाने वाला हूं। ठीक, तो यार देखो, फर्स्ट पार्ट जो है, यहां पर पॉलिनोमियल अगर मैं p ऑफ x मान लूं, दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे जीरोस निकालने के लिए। अब यहां पर दो नंबर ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, प्लस या माइनस करने पे 2 आए। वो है यहां पर हमारे पास में 8 4 2 जा 8 भी होता है, 4 में से 2 गए तो 2 भी बचेगा, तो यहां पे x² लिखा जा सकता है। देखो 4 में से 2 गए, यानी कि 4 में से 2 माइनस करके 2 बचेगा, पर आना भी माइनस का चाहिए, माइनस का आना चाहिए, तो बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन होगा। माइनस का 4x प्लस का 2x, ऐसे मैं इसे तोड़ सकता हूं। माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4 2 जा 8 होता है, 4 और 2 को माइनस करके 2 आएगा, माइनस का चाहिए तो 4 के आगे माइनस। ठीक, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x माइनस 4, प्लस में इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 8 2 और 4 से मिलकर बना है, 2 कॉमन आ गया, 4 बचा, ब्रैकेट सेम आ गए, x माइनस 4 सेम ब्रैकेट एक बार, बाहर वाली चीज अलग ब्रैकेट में, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो जीरोस आ गए, एक तो आया x इज इक्वल टू 4 यहां से, जब इसके 0 के बराबर करेंगे, और यहां से आया माइनस का 2, ये आ गए 4 और माइनस 2, दो जीरोस। अब इसके रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा की जगह 4 मान लो, बीटा की जगह माइनस का 2 मान लो, यानी कि आ गया 4 माइनस का 2, आंसर आ गया 2। अब देखो कि क्या ये इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। रिलेशन क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x है माइनस का 2, और माइनस के 2 के साथ अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो वो माइनस माइनस प्लस होकर प्लस का 2 बचेगा, तो प्लस का 2 है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1, और यहां डिवाइड में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, 2 आंसर आना चाहिए, वही आया, वेरीफाई हो गया। बाकी पेपर में तुम यहां इज इक्वल टू डाल के माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² फॉर्मूला भी लिखोगे। तुम्हें पेपर लिखना है, तुम तो लिखोगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, इसलिए मुझे सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। बस मेरा मकसद यह है कि तुम्हें समझ आ जाए, पेपर में कैसे आंसर लिखना है वो आ जाए, आंसर निकालना कैसे है वो आ जाए, कॉन्सेप्ट आ जाए, बस फिर अपने को और क्या चाहिए, बाकी लिखना तो तुम्हें है। बाकी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करनी है तो यहाँ पे एक तो आया था 4 मल्टीप्लाई, दूसरा आया था माइनस का 2, यानी कि आया 4 2 जा 8, और ये नेगेटिव का साइन आगे, यानी माइनस का 8, और इसका जो फॉर्मूला था वो था ऊपर आनी चाहिए कांस्टेंट टर्म, ऊपर आनी चाहिए कांस्टेंट टर्म, नीचे आने चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोएफिशिएंट तो 1 नहीं है, और नीचे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। कांस्टेंट टर्म माइनस की 8 है क्या, कांस्टेंट टर्म माइनस की 8 है, यानी कि यहां पे माइनस का 8 सही है, वेरीफाई हो गया। पहला पार्ट डन है, दूसरा पार्ट यहीं पे करवा देता हूं साइड में। दूसरा पार्ट तो होमवर्क है, चलो, और यहां पर ना तीसरा पार्ट भी होमवर्क है। तीसरे पार्ट को करने के लिए ना मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं छोटा सा। यहां पर ना तुम इस इक्वेशन को सबसे पहले थोड़ा सही करके लिख लो। यहां पे 6x इधर आने स्क्वायर, इधर 6x² है, -7x को आगे ले आओ, -3 को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, ऐसे रीअरेंज करके लिखो। अब इसे सॉल्व करना बड़े आराम से हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था इसमें शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये पॉलिनोमियल है, 0 के बराबर रख देंगे जीरोस निकालने के लिए। दोनों में से सीधा यहीं पे कॉमन ले लो, एक तो 4 कॉमन आ गया दोनों में, 8 जो है वो 4 और 2 से मिलके बना है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो 4 कॉमन आ गया और दोनों में u भी कॉमन आ गया। तो 4 और u जब यहां से कॉमन आया, इधर बचा u प्लस इधर बचा 2u इज इक्वल टू 0। u क्यों बचा? वैसे u तो ले लिया ना, u तो कॉमन ले लिया, तो u प्लस 2। अब यहां पे जब हमने एक बार 4u को 0 के बराबर करा और एक बार यहां पे u प्लस 2 को 0 के बराबर करा, एक बार इसे और एक बार इसे, 4u को 0 के अगर बराबर करा तो u की वैल्यू 0 ही आ गई, क्योंकि u के साथ में 4 है। अगर मैंने इज इक्वल टू के उधर 4 को भेजा तो ये इसके डिवाइड में आएगा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया कि 0 के डिवाइड में कुछ भी आए आंसर 0 ही आना है। तो यहाँ पे u की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से u की वैल्यू आ गई -2, तो यानी 0 और -2 इसके 2 जीरोस निकल के आ गए। अब इनका सम और प्रोडक्ट करके उसको वेरीफाई करना तुम्हारा काम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन डन, फर्स्ट वाला डन। आगे 5th वाला। 5th वाले में t² - 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे t² माइनस, मैंने अभी एक जो 3 वाली एग्जांपल करवाई थी ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि वो सेम बात ही है। √15 का स्क्वायर मैं 15 को लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस स्क्वायर से रूट कट कर दूंगा तो यहाँ पे 15 ही तो बचेगा, तो मैं 15 को उसके स्क्वायर का मतलब इसके रूट का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि a - b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b और इज इक्वल टू 0 तो रहेगा। अब यहाँ पे एक बार अगर मैं इस फैक्टर को t - √15 को 0 के बराबर रखूंगा तो आएगा एक बार प्लस का √15, और जब इसे रखूंगा तो आएगा माइनस का √15। ये आ गए इसके दोनों रूट्स या फिर जीरोस। अब इसको अल्फा और बीटा मान लो, इस वाले के लिए इसको अल्फा और बीटा मान लो, और फिर इसके सम और प्रोडक्ट करके इसे वेरीफाई कर दो। ये तुम्हारा काम है, और यहां पर ये भी डन और फर्स्ट क्वेश्चन भी डन। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। बहुत होमवर्क मिला है इसमें तुम्हें और सारा होमवर्क करना है वरना मार पड़ेगी। चलो 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 करो, क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो यार, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो, क्वेश्चन है कि तुम्हें बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जिनके तुम्हें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नीचे दिए गए हैं। यानी अब तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। इसमें से ये 4th, 5th, 6th तुम्हारे होमवर्क हैं। ठीक, ये सच्ची में बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखो यार, यहाँ पर ना तुम्हें सम ऑफ इट्स जीरोस ये दिया हुआ है, प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा पहले पार्ट के लिए तुम्हें दिया है 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा पहले पार्ट के लिए तुम्हें दिया है -1। ठीक, और इसके लिए अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देने वाला हूँ जिससे डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, या 0 भी मत करो, ये जो पॉलिनोमियल है ना px वो यही आएगा। अब देखो p ऑफ x इज इक्वल टू x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 1/4, सो 1/4 x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर है -1। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही बना के लिखेंगे x² 4। अब यहाँ पर ना जब भी बटे की शक्ल में ऐसा कोई नंबर आ जाए तो उसका जो डिनोमिनेटर है ना 4 वो ऊपर सभी में मल्टीप्लाई कर दो, और जिसके डिनोमिनेटर में ये है उसमें कोई चेंज मत करो। ठीक, जब भी ऐसे बटे में आ जाए तो x² के साथ में यहाँ पे 4 आएगा माइनस, अब 4 जो है वो इसके डिनोमिनेटर में था तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये माइनस का 1x ही रहेगा। अब 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है, तो माइनस का x और ये प्लस माइनस हो गया, माइनस का 1 नहीं आएगा 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई हो गया ना 4 आएगा। ये आ गया अपना पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए था। ठीक, आसान, बहुत आसान। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाया ये वाला फॉर्मूला, और बस इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को भरा, आ गया आंसर, कुछ दिक्कत है ही नहीं। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दिया है 1/3। तो यहाँ पे बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा है √2 यानी √2x, ये हमारा है पॉलिनोमियल px। उसके बाद
प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है 1/3। आ गया आंसर। देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है भाई, मैं एक लाइन में कर रहा हूं पर तुम्हें ऐसे करना है। पहले लिखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, उसके बाद निकालो। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पे। और फिर तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है √5। तो यहां पे फॉर्मूला में पुट करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा है √5 और ये है अपना p ऑफ x पॉलिनोमियल की वैल्यू। यानी यहाँ p ऑफ x कितना आ गया, ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 ही आएगा, और ये 0 वाली टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बचा x² प्लस √5, ये आ गया अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ऐसे ही इसका और इसका पॉलिनोमियल निकाल के या तो कमेंट्स में बताना या तो लिखना कि सर मुझसे हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, तुम्हारी मर्जी है, करना करो नहीं तो रहने दो। चलो यहाँ पर ये भी डन, नोट करो। और हाँ, चैप्टर ज़रूर खत्म हुआ है पर वीडियो अभी छोड़ के मत जाना, एंड वाला ज्ञान अभी बाकी है। चलो नोट करो। तो यार आज का ये चैप्टर खत्म होने के बाद आज का जो लास्ट वाला ज्ञान है वो यही है कि भाई माइंडसेट ना सब कुछ होता है। अगर तुम किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं दिखा रहे, किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि जब उस चीज़ की डेडलाइन आ जाए ना कि अब तो करना ही पड़ेगा, तब तुम कर लेते हो, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा माइंडसेट होता है कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अपने फाइनल एग्जाम से 4 महीने पहले तक तुम बड़ी स्लो कर रहे होते हो, 4 महीने पड़े हैं कोई बात नहीं कर लेंगे, पर जब एग्जाम आ जाते हैं ना तो उसके 1 हफ्ते पहले तुम इतनी स्पीड से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो जितना तुम शायद पिछले 4 महीने में नहीं कर रहे थे। तो माइंडसेट बन गया ना कि मुझे अब यहाँ तक इतने टाइम तक ये चीज़ कंप्लीट करनी ही है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो माइंडसेट को क्लियर रखो और एग्जाम आने तक का वेट मत करो, अभी से शुरू कर दो। छुट्टियां वैसी तुम्हारी सारी निकल चुकी हैं और मुझे पता है तुमने छुट्टियों में कुछ नहीं करा है, तो इसलिए अभी इट्स हाई टाइम, चलो उठो, पढ़ो और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना। तो चलो यार, मैं तुमसे मिलूंगा तुम्हारे अगले चैप्टर के साथ जो चैप्टर नंबर 3 होगा इसके बाद। और चैप्टर नंबर 3 आने से पहले कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी या फिर कोई ऐसी वीडियो आएगी जो तुम्हें काफ़ी हेल्प करने वाली है तुम्हारी इस पूरी क्लास 10th की जर्नी में। इसके अलावा इस चैनल के बारे में अगर थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊं तो तुम्हारे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से सब कुछ करवा दिया गया है और तुम चाहो तो जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें तुम्हारा सारा सिलेबस तुम्हें यहीं पर कंप्लीट करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो यार इसे सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10th के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो।